नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और मैं भी भारत की इस खास इंटरव्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा मैं आपको बताता हूं कि इस इंटरव्यू सीरीज़ में हम आदिवासी नेताओं से बात करते हैं, आदिवासी नौजवानों से बात करते हैं, उन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं जो आदिवासियों के मसलों से सरोकार रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं। आजकल हम ओडिशा में घूम रहे हैं। ये बालेश्वर ज़िला है। बालेश्वर ज़िला का एक छोटा सा गांव है गोविंदपुरा, और यहाँ पर हमारी मुलाकात एक ऐसे नौजवान आदिवासी से हुई है जिनकी शिक्षा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू से हुई है, और वो यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके मसलों को लेकर लगातार काम करते हैं। उनकी जो भाषा बोली है, उनकी संस्कृति है, उसके संरक्षण से भी जुड़े हुए हैं। उसके अलावा वो एक इम्पॉर्टेंट काम करते हैं कि जो उनके अधिकार हैं, संवैधानिक और कानूनी अधिकार हैं, उनको लेकर भी वो लगातार काम करते हैं। उनका नाम है लक्ष्मीधर सिंह तीव और वो इस वक्त मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मीधर इस बातचीत में। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप किस आदिवासी समुदाय से हैं, क्या पढ़ाई लिखाई की है आपने और क्या काम कर रहे हैं अभी? शुक्रिया श्याम सुंदर जी, और आपके मैं भी भारत टीम के सारे साथियों को मेरे ओर से शुक्रिया। मेरा नाम जैसे आपने बताया लक्ष्मीधर सिंह तीव है। मेरा पढ़ाई जेएनयू में मेरा ग्रेजुएशन हुई है चाइनीज भाषा में। इसके बाद मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से एमए इन सोशल वर्क किया हुआ है। उसके बाद से मैं कभी सरकार में रह के तो कभी एनजीओ के साथ रह के पिछला करीब 10 साल से मैं रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा प्रोफेशनल काम है। उसके अलावा मेरा जो इंटरेस्ट है ट्राइबल राइट्स, ट्राइबल लैंग्वेज और एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैसे हो पाएगा आदिवासियों का, इसको लेके मैं काम करता हूँ। एक तो भाषा को लेके हम लोगों का जो 4 स्टेट में अभी तो काम कर रहे हैं हम लोग। जितने भी सामाजिक संगठन है 4 स्टेट के, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, तो वो जो 4 स्टेट है उसमें जो सामाजिक संगठन है काम करते हैं, उनको लेके हम लोगों ने एक ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमेटी बनाया है। उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। अभी नहीं हूँ, बट पिछले 4-5 साल से मैं था। हो भाषा के संरक्षण और हो भाषा को आप संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, इस पे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपके बारे में थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगा। आपने चाइनीज़ भाषा में ग्रेजुएशन किया, टिस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से आपने पढ़ाई लिखाई की, तो आपके पास नौकरी के बेहतर अवसर हो सकते थे। चाइनीज़ भाषा की काफ़ी मांग है दुनिया भर में। आपने नौकरी करना नहीं चुना, आपने एक कार्यकर्ता बनना चुना। आप एनजीओ में काम करते हैं, आप ट्राइबल राइट्स के लिए काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये मानते हैं कि जो आदिवासी समुदाय हैं उनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सकें मेरे लिए। आप देखिए, मैं जैसे कि रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। सरकार में रह के और एनजीओ में रह के भी मैंने देखा कि सरकार बहुत सारे योजना बना रही है। उड़ीसा में आप देखिएगा कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है से शुरू होके बच्चा मरने तक, मतलब कोई मर भी जाता है, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक का पॉलिसीज है सरकार के, कई सारे कानून है। इसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जिस हिसाब से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था आदिवासियों का, तो वो नहीं हो पा रहा है। और मेरी समझदारी से ये है कि लोगों में उतना पॉलिटिकल जो अवेयरनेस नहीं आया है, वो कॉन्शियसनेस नहीं आया है, जिसके चलते वो पीछे हट रहे हैं। आप कोई एनजीओ में काम करिएगा, सरकार में काम करिएगा, उसमें लिमिटेड दायरे से आप काम करेंगे। तो जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पार्टी में जाके आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए, राजनीतिक चेतना की बात हम कर रहे हैं। तो वो लाना बहुत जरूरी है। जो जब तक नहीं आएगा, मुझे वो विकास की जो सपने हम लोग देखते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता, वो अधूरा रह जाएगा। वो मेरा जो अधिकार दिए गए हैं, चाहे संविधान हो, कानून हो, या जो योजनाएं बनती हैं, उनका लाभ नहीं मिल पाएगा, आप ये कह रहे हैं जी। तो अगर आप क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर उड़ीसा में आदिवासियों की बात करें, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है,
ट्राइबल सब प्लान होता है जिसमें बाकायदा आदिवासियों के लिए बजट एलोकेशन होता है, 40 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हैं सेंटर की जिनको अपने बजट का एक ख़ास हिस्सा आदिवासियों के विकास के लिए रखना पड़ता है। क्या स्थिति है ईमानदारी से जब आप ज़मीन पे देखते हैं इन योजनाओं की, और क्या आपको समझ में आता है कि क्या वो वजह है कि उन योजनाओं का लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पाता है? एक तो जिस हिसाब से एलोकेशन होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो रहा है। चाहे आप सेंट्रल बजट देखेंगे और स्टेट का अगर बजट भी देखेंगे तो कम हो रहा है। जितना भी हो रहा है वो उस जो पैसा खर्चा हो रहा है उसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। और प्लानिंग जो हम बोलते हैं कि एक माइक्रो लेवल से प्लानिंग होना चाहिए, गांव से प्लानिंग होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अब देखिए ये जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान या तो शेड्यूल ट्राइब जो प्लान सब प्लान है उसका जो पैसा है यहाँ पे आईटीडीए करता है, लेकिन आईटीडीए कभी गांव लोगों से नहीं पूछती है कि आपका जो पैसा है उसको कैसे खर्चा करना है। वो आपने आप कुछ आईटीडीए का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मीटिंग वगैरह होता है, उसका एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ विधायक वगैरह रहते हैं, कुछ जिला परिषद रहते हैं, कुछ तो अदर मेंबर्स भी रहते हैं। वो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ब्लॉक को दे देते हैं कि आप बता दीजिए। जो हम हमेशा ही कहते हैं कि चाहे वो पैसा कानून हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के जो कानून आई है, वो बोलती है कि गांव से जो योजनाएं आनी चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है उसमें, और कम्युनिटी को समझ में भी नहीं आता है आज की तारीख में कि कितना पैसा उनके पास जा रहा है और कितना आ रहा है और कितना खर्चा हो रहा है। वो हिसाब किसी के पास नहीं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके पूछिए, यहाँ के सरकार के लोगों को, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को पूछिएगा, उनको समझ में नहीं आता है। उसके लिए हम लोगों ने डिमांड रखा था। मैं इंडिजिनस पीपुल्स फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ काम करता हूँ उड़ीसा में, तो हम लोगों ने सरकार को ये रखा कि आजकल सारी चीजें सिंगल विंडो सिस्टम हो रहा है। अब बैंक में जाइए, पहले 4-5 जगह आपको घूम घूम के पैसा विथड्रॉ करना पड़ता था, आजकल सिंगल विंडो सिस्टम में हो रहा है। क्यों ना जितना भी ट्राइबल का पैसा आ रहा है किसी एक डिपार्टमेंट को आप थमा दीजिए, चाहे वो आईटीडीए हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस हो, किसी एक जगह रखिए जहां से सबको पता चले कि पैसा कितना आ रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है। ये भी होना चाहिए कि जो मैंडेट है, जो ट्राइबल सब प्लान का मैंडेट है कि 75% जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में होना चाहिए, वो सब, और जो बाकी जो रहा उसको आप बाकी सब काम के लिए लगा सकते हैं। तो जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में फोकस होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। जो रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जो खर्चा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है आपके। हाँ, उसके लिए होना चाहिए, जो कि लाइवलीहुड डेवलपमेंट होना चाहिए। नहीं तो उड़ीसा में आपको ऐसे, भुवनेश्वर में एक फ्लाईओवर है, उसको राजमहल फ्लाईओवर बोलते हैं, बहुत आरटीआई से पता चला है कि वो पैसा एसटी-एससी शेड्यूल ट्राइब सब प्लान से आया हुआ है। भाई वहाँ पे आदिवासियों को कैसे लाभ मिल रहा है? तो आप ये कह रहे हैं कि जो आदिवासियों के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके कल्याण के लिए जो पैसा बजट में आता है, चाहे वो सेंटर से आता है या स्टेट से आता है, वो शहरों में खर्च हो जाता है। अब बिल्कुल, जैसे कि मैं बोल रहा था, राजमहल का जो फ्लाईओवर है भुवनेश्वर का वो बना है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट का हमने एक बार निकला था, हमने तो नहीं निकाला था, वो आरटीआई से निकला था कि जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा से वहाँ पे उनका हाउसिंग बोर्ड में खर्चा हो रहा है, पुलिसों का जो घर होगा, जेल का रिपेयरिंग, ऐसे भी पैसा खर्चे हो रहे हैं। एक तो हमारे साथ हम बोलते हैं कि ऐतिहासिक इनजस्टिस हुआ है कि हमको जितना पैसा एलोकेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। मतलब ये है कि आदिवासियों के इलाके से जितना रिसोर्सेज मिलता है देश को, उसके अनुपात में अगर देखें, या फिर देश पे जितना खर्चा होता है उसमें आदिवासियों के लिए जितना खर्चा होना चाहिए उतना भी नहीं हो रहा है, और जो एलोकेशन हो रहा है उसमें भी ईमानदारी नहीं, सही जगह पे नहीं हो रहा है, ईमानदारी से नहीं हो रहा है, उसमें मॉनिटरिंग का भी कमी। एक और चीज़ आपने पैसा का जिक्र किया, बहुत इम्पोर्टेंट कानून है जो ये इंश्योर करता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ग्राम सभाओं को बहुत ताकत मिलती है। हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, नीलगिरी ये ब्लॉक है और ये आदिवासी बहुल ब्लॉक है, शेड्यूल 5 का एरिया है। क्या इन इलाकों में जो शेड्यूल 5 के इलाके हैं उसमें जो कानूनी प्रावधान हैं, पैसा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, या जो दूसरी और योजनाएं हैं जो कस्टमरी लॉज को की छूट देता है, या जो यहाँ की भाषा संस्कृति को संरक्षण का प्रावधान करता है, क्या वो लागू हो रहा है? क्या उसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है आदिवासियों को? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ये नहीं हम बोलेंगे। फ़ायदा हो रहा है। सरकार ने क्या किया, जैसे ही सेंट्रल पैसा आया
तो उड़ीसा के सरकार ने अपना जो पंचायत कानून थे, उड़ीसा पंचायत राज एक्ट 1965 समथिंग था, तो वो सब पंचायत आइन, पंचायत समिति आइन, जिला परिषद आइन, उनमें चेंजेस लाया और पेशा के जो प्रावधान है उसमें से कुछ कुछ उसमें घुसा दिया। अभी सुबह जब हम लोग इस गांव में आ रहे थे तो हमने देखा कि एक जेसीबी मशीन से बाकायदा खुदाई हो रही थी, है ना। वो कच्चा रास्ता है, उसके साथ में कुछ पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई हो रही थी। आमतौर पर जब संसद में हम लोग बहस सुनते हैं तो ये कहा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, तालाब खोदने के लिए मनरेगा में लोगों को काम दिया जाना चाहिए, दिया जा रहा है। सरकार इस तरह के दावे करती है। लेकिन जब हम आदिवासी इलाकों में जाते हैं, हम देखते हैं जो काम मज़दूर से करवाई जा सकते थे और रोज़गार के अवसर पैदा किए जा सकते थे, कुछ हद तक कम से कम मशीनों से काम कराया जा रहा है। तो ये अपवाद है जो हमें नज़र आया, या ऐसा सचमुच में हो रहा है आदिवासी इलाकों में? आपने जो देखा वो किस स्कीम से है वो मैं बता नहीं पाऊंगा, पर एमजे एनआरजीए का जो स्थिति है उड़ीसा में, मैं एनआरजीए से काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ। कुछ लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन अभी हमने शायद पिछले साल उस डाटा को देखा था, उसमें हमने देखा कि ओबीसी का नंबर्स ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट उनका बढ़ रहा है लेकिन एसटी एससी का कम हो रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सपोज एक गांव में ओबीसी का हमने देखा जो थोड़ा अपर स्टेटस के हैं, इकोनॉमिकली थोड़ा वेल ऑफ है, उनका हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। कार्ड को लोकल कॉन्ट्रैक्टर कलेक्ट कर लेते हैं, उसका रख लेते हैं। काम जो भी आता है उन्हीं लोगों के नाम से वो काम कराते हैं। वो लोग तो जो लेबर काम वो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे वो लोग मशीन से काम चला लेंगे। उनको कुछ सपोज 10,000 का उनका आता है 100 दिन का, तो उसमें से उनको 2,000 दे दिया, बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको रख लिया। सरकार को डाटा दिख गया कि भाई कितने लोगों का 100 दिन पूरा हो गया, काम भी लोगों को मिल गया। कि वास्तविक स्थिति ये है जिनको काम की जरूरत है उनको नहीं मिल रहा है, बट जो लोग नहीं काम कर रहे हैं उनके कार्ड में काम आ रहा है, काम हो रहा है। तो मशीनों का इस्तेमाल भी काफ़ी जगह पे हो रहा है। हो भाषा की बात करते हैं, आप हो भाषा एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। झारखंड, उड़ीसा, आसाम और पश्चिम बंगाल, 4 स्टेट में आप लोगों ने आंदोलन चलाया। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि राष्ट्रपति के सामने ये बात रखी जाएगी कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें हो भाषा को भी शामिल किया जाना चाहिए, बाकी 3 और आदिवासी भाषाओं के साथ। तो हो भाषा की क्या स्थिति है अभी? कितने लोग बोलते हैं हो भाषा? किन किन राज्यों में बोली जाती है? 4 राज्यों का आपने जिक्र किया, इनके कितनी बड़ी आबादी होगी और इसके संरक्षण को लेकर क्यों चिंतित हैं आप? हाँ, हो भाषा एक तो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा फैमिली से आता है, और एस्ट्रो एशियाटिक भाषा फैमिली के जो भाषा हैं, चाहे वो मुंडारी हो, चाहे वो हो संथाल हो, वो बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं कि पुराने भाषा, भारत के जो पुराने भाषा में से एक हैं। तो पुराने भाषा, अगर इतना भाषा पुरानी है तो उसमें क्या रहता है, आपका जो कल्चर है, आपका संस्कृति है, आपका जो इतिहास है, वो उसमें छिपा हुआ रहता है। अगर आप भाषा भूल जाते हैं तो ये सब चीज़ें आपके पास से ख़त्म हो जाएगी और आपका आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगा। ये एक आर्ग्यूमेंट है। दूसरा ये है कि हम लोग बोलते हैं कि लोग एजुकेशन में, आदिवासी लोग कम हैं, कमज़ोर हैं, उनका क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं मिल रहा है। तो उसका अगर कारण का आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाषा, वो लोग घर पे कुछ बोलते हैं, स्कूल में कुछ बोलते हैं, और जो टीचर हैं वो कुछ बोलते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम के चलते, जो मदर टंग का जो एजुकेशन नहीं होने का जो बैरियर है, उसके चलते एजुकेशन में जो ट्राइबल लोगों का जिस रेट से बढ़ना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रहा है बहुत सारे जो ट्राइबल क्षेत्र में, लोगों को समझ में ही नहीं आता है। सरकार बहुत सारी योजना बना रही है, जो इम्प्लीमेंट करती है जो ऑफिसर्स है उनको भी समझ में नहीं आता है। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। तो आप डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और एक भाषा के साथ जो संस्कृति जुड़ा हुआ है उसको संरक्षित करने के लिए, उसके अलावा भी हम लोग बहुत बोलते हैं जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को हमको प्रिजर्व करना है। अभी सिमिलपाल में आग लगी है,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहती है कि भाई हमारा जो बड़ा पेड़ तो बचा हुआ है, फिर भी हम चिंतित है कि छोटे छोटे पेड़ जो है वो मर गए हैं। तो ऐसे ही अगर एक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन वो अकेला नहीं टिक पाएगा, उसके लिए बायोडाइवर्सिटी जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भाषाएं हैं, हाँ। उनके लिए उनको वो सस्टेन करने के लिए छोटी भाषाओं का बचना भी जरूरी है। बिल्कुल, जैसे बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है वैसे भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी इम्पोर्टेंट है। जी नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर हो भाषा अगर ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, और हमने ये देखा है कि कई ऐसे आदिवासी समूह हैं जिनकी भाषाएं लगभग लुप्त हो चुकी हैं या पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं। हमने अंडमान में देखा, ग्रेट अंडमानीज, एक भी उनकी भाषा बोलने वाला नहीं बचा है। और भी कई आदिवासी समूह हैं जिनकी भाषाएं ख़तरे में हैं, कभी भी ख़त्म हो सकती हैं या लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन हो भाषा के संरक्षण के लिए आप क्योंकि इसमें एक्टिवली जुड़े रहे हैं, क्या क्या किया गया है अभी तक, अगर सामाजिक स्तर पर? हाँ, पिछले बार जो आपका सवाल था वो थोड़ा छूट गया था। हाँ। जो 8 शेड्यूल की मामला है, जी। अभी लगभग सरकार का जो रिस्पॉन्स हमको आया था, हमने जो डिमांड किया था कि 36 लैंग्वेजेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, जिन भाषाओं का डिमांड आया है कि 8 शेड्यूल में इंक्लूड होने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि अभी के जो सरकार है जो एक भाषा, एक संस्कृति, एक कल्चर पे बिलीव करती है, शायद वो इतना उसको सीरियसली नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स दावी कर रहे हैं, वहाँ पे झारखंड सरकार ने भी विगत जो पिछले दिनों में दावा किया था कि वो भाषा को इंक्लूड किया जाए, यहाँ से भी दावा आ रहा है। और हमारा जो 3 स्टेट में करीब हम लोग 35 लाख के करीब जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो मतलब हो हैं, हो चाहे वो कुछ जगह में कोल हैं, कुछ जगह में मुंडा हैं, जो नेटिव स्पीकर्स हैं 35 लाख के आसपास हैं। लेकिन सेंसस में जो प्रॉब्लम हुई है इसके चलते एग्जैक्ट नंबर बता पाना मुश्किल है, साबित करना मुश्किल है, पता ही। हाँ, उसके अलावा जो हमारे साथ रहते हैं लोग, जैसे ओबीसी के लोग रहते हैं, जैसे गांव में कोई ब्लैक स्मिथ रहते हैं, कोई पॉटर रहते हैं, तो वो भी अपना हमारा भाषा यूज करते हैं, गाँव की भाषा हो जाती है। तो ऐसे कमर्शियल भाषा भी लोकल एरिया में होता है, तो बहुत लोग उसको मतलब उसको इस्तेमाल करते हैं। हम प्रिजर्वेशन की जो बात करते हैं, सामाजिक रूप से तो करना ही है, समाज को तो करना ही है। जो लोग बोलते हैं उनका तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सरकार का भी एक जिम्मेदारी होता है। सरकार का जिम्मेदारी पहला होगा, फिर कम्युनिटी से हमने क्या किया उस पर हम बात रखेंगे। सरकार में जैसे कि हमारे जो संविधान निर्माताएं हैं, उन्होंने 8 शेड्यूल का प्रावधान किया, उसमें लिखा कि नहीं ऑफिशियल टैग मिलेगा लैंग्वेजेस को। उसके अलावा जैसे 350A आर्टिकल, उसमें कहता है कि मदर टंग में एजुकेशन होना चाहिए। आर्टिकल 29 कहता है कि आपको प्रिजर्व करने का अधिकार होना चाहिए भाषा को, है ना। तो ये सब चीज़ें इसीलिए शायद रखा कि जो डाइवर्सिटी को बचा के रखने के लिए हमारा सरकार के पास इसीलिए मांग हमेशा रहा है कि आप एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दीजिए, दूसरा आप उसको एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करिए। जो आप आदिवासियों के लिए जब एजुकेशन का जो आप सिलेबस बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, तो उसमें आप उसको इंक्लूड करिए। उसके अलावा उसको एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल करिए। आपको कुछ मैसेज देना है, RTI के बारे में बताना है, MG नर्जिस के बारे में बताना है, आप बताइए लोगों को, हो बोल क्षेत्र में हो, में संथाल बोल क्षेत्र में संथाल में। तो ये सरकार का जिम्मेदारी। उसके अलावा लिटरेचर का डेवलप वो भी सरकार को करना चाहिए। कम्युनिटी के ओर से भी बहुत प्रयास किया गया है। हमारे बीच हमारे राइटर्स एसोसिएशन हम लोगों ने बनाया है, हो राइटर्स एसोसिएशन बनाया है, हो लैंग्वेज एजुकेशन काउंसिल बनाया है। उसके चलते हम लोग अपना जो स्क्रिप्ट है, ओरांग चिती स्क्रिप्ट है, ओरांग चिती स्क्रिप्ट में भी बहुत सारे जो 3 स्टेट में हम लोग पढ़ा रहे हैं लोगों को, कम से कम उनको अपने स्क्रिप्ट के बारे में पता चले, लैंग्वेज के बारे में पता चले, कल्चर के बारे में पता चले, वो हम लोग काफ़ी सारे जगह में पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट्स भी आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं। टाटा स्टील भी अपने तरफ से एक ओरांग चिती एक तुरतुंग करके एक जो मिशन उन्होंने शुरू किया है कि ओरांग चिती को स्प्रेड करने के लिए। तो कम्युनिटी लेवल पे कोशिश हो रहा है लिटरेचर को डेवलप करने के लिए, हो भाषा में एजुकेशन दिलवाने के लिए। सरकार भी कुछ उड़ीसा में तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम लागू किया है, उस पर भी बहुत सारा और कुछ करना है सरकार को, और कॉर्पोरेट्स भी कर रहे हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल, कम्युनिटी का एक जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो अपना बच्चा भाषा को कम से कम प्यार करे, है ना। प्यार तो करते ही है। आजकल जैसे माहौल बना दिया गया है कि नहीं, आप अगर हम लोग बचपन में थे तो हम लोग को भाषा भी नहीं बोलते थे, ठारो बोलते थे, मतलब कि आप सिंबॉलिकली बात करना, है ना। ये ऐसे भाषा बोलते थे, ठारो भाषा बोलते थे, मतलब कि भाषा नहीं है,
ये अपमान के साथ कहते थे। लेकिन आज वो दिन हम लोगों ने वो स्ट्रगल करके उनके मन से ये तो निकाल दिया कि ये कोई सिंबॉलिक भाषा नहीं है, भाषा ही नहीं माना जाता था। पर आजकल ऐसे हो गया कि सरकार कम से कम मान रही है और लोग भी जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो भी हैं, गैर आदिवासी जो हैं वो भी मानते हैं कि हो समुदाय की अपनी एक भाषा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सारी जानकारी मिली और आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी ऐसी उम्मीद है। ये इंटरव्यू सीरीज़ चलती रहेगी, आदिवासी मसलों से सरोकार रखने वाले लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे। आप मैं भी भारत को देखते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।